वेलकम बैक टू द वीडियो और आपका आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉडकास्ट का थर्ड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। भी 2026 में लौट जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बस मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुंबई में रहकर बहुत सारे कल्चर के लोगों से मुलाकात होती है। बहुत सारे राजस्थानी दोस्त हैं मेरे, राजपूत, मारवाड़ी, सब। बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं, बहुत सारे सिंधी दोस्त हैं। मैं कुछ पैरेलल्स देखता हूँ कल्चर्स में। गुजराती कल्चर, मारवाड़ी कल्चर कुछ हद तक सिमिलर मिलेगी। उसी तरह राजस्थानी कल्चर और सिंधी कल्चर भी थोड़े बहुत सिमिलर है, मिलेगी। ये ज्योग्राफी की वजह से हुआ है या ये सब राजपूताना कहलाते थे? एग्जैक्टली राजपूताना का तो मतलब ये है, जहाँ जहाँ पे राजपूत रूलर्स रहे थे वो राजपूताना था जी। मोटा मोटा जिसको उस समय राजपूताना बोलते थे, उसमें गुजरात का एक पोर्शन पड़ता है, सौराष्ट्र वह है, जो काठियावाड़ वाला ये इलाका थोड़ा, रविंद्र जडेजा जहाँ से, जडेजा वाला। एग्जैक्टली रविंद्र जडेजा भगवान कृष्ण के डिसेंडेंट है। जडेजा जो है, जडेजा, भाटी और जादौन भगवान कृष्ण की लीनेज है पूरी की पूरी। और मध्य प्रदेश का मालवा, मंदसौर, नीमच, इंदौर, रतलाम, ये जो पोर्शन पड़ता है ये, और पाकिस्तान का थार पारकर, अमरकोट की साइड तक का ये पूरा इलाका, एग्जैक्टली आप कहो तो पाकिस्तान के थार पारकर से लेके ग्वालियर तक ये मोटा मोटा पूरा राजपूताना कहलाता था। और हमारे में कल्चरल एक्सचेंज इतने ज़्यादा थे कि जैसलमेर से आगे सिंध आ जाता है। तो जैसे मैं बचपन में जिस गांव में पला बड़ा हूँ, तो हम वहाँ सिंधी के वर्ड्स बोलते थे। वहाँ हमारे मुस्लिम रहते, वो सिंधी मुस्लिम थे। वो दूध को खीर कहते। मैंने कई साल तक दूध को उनके साथ में बात की, तब खीर ही खाए। वो किसी महिला के लिए इस्तेमाल करते कि जाड़, ये किसकी पत्नी है, आ की दी जाड़ है। हमें लगता था यार ये भी एक वर्ड अपने आप में। उनके लिए प्याज, लहसुन, थुम, बसर, मुंगरी, बसार, खूब सारे वर्ड थे जो सिंध के इधर वर्ड आए थे। इवन मैं आपको बताता हूँ कि आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, आप सुनना कभी। हमारे राजस्थान का एक बहुत प्यारा गीत है, जल्ला, जल्ला नाम करके गीत है। वो सिंध की एक प्रेम कहानी है। सिंध में एक जलाल नाम का लड़का हुआ था जो बुबना नाम की एक लड़की से प्यार करता है। उन जलाल बुबना की प्रेम कहानी पर राजस्थान का गीत गाया गया, प्रेम गीत एक जल्ला। और हमारे शादी ब्याहों में गाया गया कि भाई कोई प्रेम करे तो जल्ले की तरह करे, प्रेम करे तो जलाल की तरह करे। कहानी सिंध की, तो गीत हमारे राजस्थान के अंदर गाया गया। तो हम कल्चरल रूप से सिंध से खूब जुड़े हुए थे। आज जब बाउंड्री बन गई तब सिंध अलग लगता है, क्योंकि सिंध यही था। एक बहुत पुरानी कहानी में पढ़ता हूँ, राजस्थान की एक भीम सिंह भाटी नाम करके था राजस्थान का, और उसने पीयू संधि नाम की एक बलोच मुस्लिम लड़की से शादी की थी। और पीयू संधि बड़ी बहादुर लड़की थी, बड़ी बहादुर महिला थी। उसके पिता की डेथ हो जाती, वो अपने पिता का बदला लेना चाहती और भीम सिंह के साथ लेके बदला लेती। तो इसका मतलब वैवाहिक संबंध, मैरिटल रिलेशंस हो रहे थे, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। और उससे भी बड़ी बात ट्रेड, कि दिल्ली का जो भी ट्रेड सिंध होगा वो वाया राजस्थान होगा। तो इसलिए राजस्थान और सिंध तो ट्रेड से भी जुड़े हुए थे बहुत अच्छे तरीके से। ओके, जो सवाल मुझे दिख रहे हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। मुझे हथियारों की बातें करनी है। हर किसी ने रविंद्र जडेजा की वो सेलिब्रेशन देखी, तलवार तो है ही। मैं तलवारों के बारे में पूछना चाहूँगा, उनकी जो एवोल्यूशन हुई वो भी थोड़ा समझाइए। और क्या हथियारों के पीछे भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी थी? जिस तरह से कटाना जापान में एक स्पिरिचुअल चीज़ मानी जाती थी सैमुराई के लिए। तो जहाँ से भी आपको शुरुआत करनी आप कर लो। बेसिकली एक तो मैं पहले वाले उसका आंसर दूं कि राजस्थान में तलवारें थी अलग अलग। तो हमारे एक जगह पर थी सिरोही, वहाँ सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थी। आबू सुना होगा आपने, आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन है, आबू सिरोही का एक पार्ट है। तो वहाँ सिरोही की तलवारें बहुत फेमस थी। इवन ऐसा कहते हैं कि राजा पोरस के पास भी जो तलवारें थी वो सिरोही से गई होगी। क्यों पर? और कि इतनी वहाँ का वो शायद क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ जो लोहा है उसकी तलवारें बहुत अच्छी बनती है। कि आप सिल्क, यदि तलवार यूँ रखो और उसके ऊपर सिल्क डाल दो तो सिल्क कट जाएगा। इतनी तिखी धार वाली तलवारें हुआ करती थी। पर राजस्थान में जैसे एवोल्यूशन देखता हूँ तो शुरुआत में जो तलवारें मिलती है वो थोड़ी भारी है, भारी तलवारों का प्रयोग था। तलवारों के साथ में भाले मिलेंगे, भालों की लड़ाई थी। भाला मतलब जेवलिन, ओके, जेवलिन। आप धनुष, बो एंड एरो,
है ना, ये 3 बड़े माने जाते थे। और इवन आप कभी राजस्थान घूमेंगे तो आप देखेंगे कि राजस्थान के ज़्यादातर राजाओं की जो आप स्टेचू देखेंगे कहीं पर, तो उनके हाथ में 2 ही चीज़ें देखोगे आप, या तो भाला देखोगे या उनके तलवार देखोगे। मतलब धनुष बाण वाला इतना नहीं देखोगे। इसका मतलब राजा कहीं कम यूज़ ले रहा है उसका, बाकी सेना उसका यूज़ ले रही होगी। फिर सेना में 3 प्रकार हुआ करते थे कि भाले वाले भी हुआ करते थे, तलवारों वाले भी हुआ करते थे और धनुष वाले भी हुआ करते थे। पर हमारे ऐसा था उसके अंदर कि भी धनुष से धनुष ही लड़ेगा, तलवार से तलवार ही लड़ेगा। युद्ध के उसूल। इसलिए वो है कि आप कितनी ज़्यादा कलाबाजियाँ कर सकते हो, जो रविंद्र जडेजा है, तो उसमें फिर वो जितनी जो कलाबाजी करता है उतना ही सामने वाले दुश्मन को मार पहुंचाएगा। वरना यदि तलवार वाले से तीर वाले को लड़वान लग जाओ तो तीर वाला दूर से ही मार देगा, कलाबाजियां करना ही नहीं देगा ना आपको, पास पहुंचने ही नहीं देगा आपको। और स्पिरिचुअल वाली बात जो कही, जो आप सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप नार लगाया था, हमारे तलवार को आज भी राजस्थान भवानी कहते हैं। इवन अभी तक हम ये मानते हैं कि यदि तलवार को उसकी म्यान से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और यदि म्यान से बाहर निकालिए तो उसमें ब्लड लगना चाहिए, विदाउट ब्लड अंदर नहीं जानी चाहिए। आज भी ये माना, आज भी। तो जैसे दशहरे पे बाहर निकालते हैं, हथियारों की पूजा करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। अब पहले हमारे राजाओं के टाइम में हर दशहरे पे लड़ाइयाँ होती थी। महाराणा प्रताप ने अकबर को पूरा युद्ध रहा है बैटल ऑफ दिवेर दशहरे के दिन, कि हथियारों की पूजा करने के बाद में हथियारों पे खून लगाओ, ब्लड लगाओ। तो किसका लगाओ? दुश्मन का लगाओ, लड़ो जाके। अब आज तो लड़ाई नहीं कर सकते ना, तो आज क्या किया जाए? तो अभी भी जो पुराने लोग हैं वो बाकायदा अपना अंगूठा उसके ऊपर लगाते हैं कि भाई ये तो कम से कम लगाया जाए। यानी कि राजपूतों के लिए वो तलवार ही भवानी का रूप है। इवन पूरे राजस्थान के लिए मैं कहता हूँ, वो पूरी कल्चर वो राजस्थान में पूरे में फॉलो दिखी। राजस्थान में जो लोग शस्त्र पूजन करेंगे वो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। आज भी ना गांव के अंदर को एक आधी तलवार मिल जाएगी जो बहुत पुरानी तलवार है, कि मेरे किसी फोरफादर ने 300 साल पहले किसी युद्ध में भाग लिया था, और वो तलवार आज भी मेरे घर पर पड़ी। ऐसा कहते हैं कि यदि किसी का माइग्रेन होता हो तो उसको वो तलवार दिखाई जाए तो माइग्रेन दूर होता है। स्पिरिचुअल पावर है। तो हमारे वो राजस्थानी में कहते हैं कि मिनक को खून पियोड़ो है। मिनक मतलब मनुष्य, तो मनुष्य का खून पी रखा इस तलवार ने। ये यदि देखोगे तो सरदर्द ठीक होगा। तो स्पिरिचुअल चीजें तभी उनको मानते थे। आपको तलवार चलाना आता? नहीं। कभी सीखने का मन करा? हाँ, करता है, ये खूब करता है, पर अभी तक तो नहीं। जब आप इतिहास पढ़ते हो तब क्यों? मुझे लगता है 2 चीज़ों से, या तो वो जेनेटिकली अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इसलिए आता है, और फिर जब आप सारा दिन हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ा इसलिए भी वो अच्छा लगता है कि हाँ यार ये तो आना ही चाहिए अपने को कम से कम। मैं एक साइड से पंजाबी हूँ, दूसरी साइड से मराठा हूँ। जब मुझे शस्त्र दिखते ना, मुझे उठाने का मन करता है। इवन आप राजस्थान जाएंगे, कभी फोर्ट्स देखेंगे ना, तो भी आप अलग फील करेंगे वहाँ। आप एज ए टूरिस्ट नहीं होंगे वहाँ। यदि आप में इस प्रकार की थोड़ी बहुत भी घर में कहानियाँ सुनी हुई हो तो आप जब किसी ऐसी पुरानी जगह पर जाएंगे जो इस प्रकार की चीज़ों से, युद्धों से जुड़ी हुई है, किसी ब्रेवरी से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर आपको यूँ लगेगा कि मेरे से कोई बोले नहीं, मैं केवल फील कर लूँ इसको। जबकि अक्सर लोग ऐसी जगह पे मैं देखता हूँ खूब, और अपना व्यू है, वहाँ लोग जाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, अरे यहाँ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लूँ, वहाँ खड़ा होकर। लेकिन मेरे कई बार लगता है कि यार मैं यूँ जहाँ मुझे जाता हूँ ना कुछ कहना है। बचपन में ना मैंने मार्शल आर्ट्स बहुत करे थे। मार्शल आर्ट्स की बातें होती है, आज हम तलवारबाजी कह रहे हैं, पर ये तो कोई विद्या होती होगी। हाँ, एक ज़माने में। एग्जैक्टली। उस विद्या का कोई नाम है? जैसे हम कलरी पायतू कहते हैं ना, ऐसा मैंने नहीं सुना। नहीं, पर तलवारबाजी सिखाने वाले लोग, हाँ, शस्त्र विद्या होती थी। शस्त्र विद्या, इवन हम जब राजाओं के पढ़ते हैं तो उनके शस्त्र गुरु तक पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के शस्त्र गुरु जयमल राठौड़ है। क्यों? पर तो शस्त्र सिखाए उनको, बिना शस्त्र सिखाए। तो भाई मेरे बॉलीवुड वालों से इसलिए भी है कि भाई राजा को आपने महलों तक सीमित कर दिया, जबकि उसका पूरा जीवन बाहर ही बीतता था। कारण कि यदि उसको हथियार चलाने नहीं आएंगे तो युद्ध में जाते ही मर जाएगा। है ना। मैंने कहीं बहुत अच्छा एक पढ़ा था कि भाई युद्ध का अनुभव तो अभ्यास के दौरान ही होता है, युद्ध के दौरान तो केवल प्रमाण ही दिया जाता है। जब आप डेली अभ्यास करते हो ना, तब वो युद्ध वाला उस दिन तो जाके आपको परीक्षा ही देनी होती है। युद्ध तो डेली करते हो आप। इसलिए वो अंग्रेजी की कहावत है कि स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन वॉर, जो जिंदगी के लिए भी सच है। सच है। फिर से इतिहास में चले जाते हैं।
मैं हमेशा ना एक टॉपिक उठा लेता हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री से और घुस जाता हूँ उसमें। हाल ही में मंगोल्स और सैमुराई के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जैसे हमने तलवारों के स्पिरिचुअल पावर के बारे में अभी जस्ट बात करी, उसी तरह जापान में भी ऐसे ही कुछ माना जाता था कि तलवार की खुद की लाइफ होती है, खुद की एनर्जी होती है। जब मंगोल्स ने जापान को इन्वेड करा था पहली बार, तो मंगोलियन कल्चर ना भारतीय कल्चर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जिस तरह से हमारे में शिवजी है, काली माँ, उनमें एक देवता है जिनका नाम मेरे ख्याल से डीप ब्लू स्काई या ऐसा कुछ है। तो वो डीप ब्लू स्काई की पूजा करके फिर युद्ध करते थे। और कहा जाता है कि जब वो युद्ध करने जाते थे तो वो अपने साथ कुछ हायर स्पिरिट्स को भी लेके जाते थे जो जापान के हायर स्पिरिट्स के साथ बैटल कर रहे थे। और मंगोल्स एक्चुअली जापान में घुस नहीं पाए। हमारे यहाँ कोंकण में कांतारा देखिए आपने, तो वही लॉजिक, आवेशम, लोकल डेटीज़ वो जापान में भी होते थे। तो जापान के लोकल डेटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू द मंगोल डेटीज़, और उन्होंने जापान की रक्षा करी उस फेज़ में। मैं आपको यही सिनारियो राजस्थानी पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगा कि क्या राजपूत भी ये मानते हैं कि एक तरह का युद्ध इंसानों के बीच चलता और एक दूसरे तरह का युद्ध एक हायर रेल्म में चलता? ये थोड़ा आई नो कि आप मेरा सवाल समझ गए हो। समझ गया मैं। ऑकल्ट एस्पेक्ट ऑफ वॉर। मानसिंह का नाम सुना आपने? अकबर का जो कमांडर था मानसिंह जी, महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का बैटल लड़ता है। मानसिंह जयपुर, तब जयपुर नहीं था, आमेर है, आमेर का राजा है। अकबर ने मानसिंह को अफगानिस्तान भेज दिया था लड़ने के लिए, अफगानिस्तान में जाके लड़ो। मुगलों की तरफ से अफगानिस्तान को पहली बार कैप्चर करने वाला बंदा ही मानसिंह है। मानसिंह ने वहाँ अफगानों के 5 ट्राइब्स थे, उनको हराया था। रोशनिया, यूसुफजई, अफरीदी, है ना, ऐसे 5 ट्राइब थे, उनको हराया था। पश्तून ट्राइब। हाँ, इसलिए हमारे जो जयपुर का फ्लैग है वो पचरंगा है, पेंटा कलर फ्लैग है, 5 कबीलों को हराने के बाद में। वरना पहले जो जयपुर का फ्लैग था वो वाइट था, कि जयपुर के जो राजा हुए वो ये मानते थे कि हम भगवान राम के जो छोटे बेटे थे कुश, उनके डिसेंडेंट। अयोध्या का झंडा वाइट था और उसमें एक झाड़ी थी, इसलिए आमेर का झंडा बाद में वो झाड़ी वाला झंडा रहा, इसलिए झाड़साई फ्लैग बोला करते थे। पर मानसिंह ने उसके बाद पेंटा कलर कर दिया था क्योंकि 5 कबीले रहे थे। तब हमारे आता है कि मानसिंह से थोड़ा पहले एक उनके पूर्वज हुए थे जिनका नाम था सांगा। मेवाड़ वाले सांगा नहीं, जो बहुत बड़े राजा हुए, एक सांगा मानसिंह के परिवार में जी। तो कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब मानसिंह ने पहले दिन लड़ाई लड़ी तो वहाँ पठानों के खिलाफ पार नहीं पड़ी, तो उसने अपने उन पूर्वजों को याद किया कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरी पार नहीं पड़ रही है, मुझे युद्ध जीतना है। ऐसा माना जाता है, कितना सच्चा कितना झूठा ये सब विश्वास करने पर कुछ चीज़ें आस्था पे टिकी होती है, कि अगले दिन के युद्ध में वो जितने भी लोग थे जो उसके पूर्वज थे, हमारे राजस्थान की लोकल भाषा में उनको बोलते हैं भोमिया। भोमिया जो भूमि की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए, लैंड के लिए सैक्रिफाइस किया था, भूम के लिए सैक्रिफाइस किया, वो भोमिया है। शहीद है ना, वीर गति को जो प्राप्त हुए, वो भूमि आए और उन्होंने कहा कि तू तो हमको याद करके इस बार लड़ना और तेरे को बाकायदा युद्ध जितवाया जाएगा। और उसके बाद मानसिंह जीतता है और फिर वो जयपुर के अंदर उन सांगा जी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है। तो जयपुर में सांगा जी का मंदिर है और उन्हीं के नाम पर जयपुर में एक पूरी कॉलोनी है सांगानेर। हमारे जो अभी राजस्थान के सिटिंग सीएम साहब है भजन लाल जी शर्मा, वो जहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ते हैं वो सीट सांगानेर ही है। तो सांगानेर उन सांगा जी के नाम पे। तो कहते हैं मानसिंह अफगानिस्तान से उनको वापस साथ में लेके आया था अपने, कि आप अब मेरे साथ ही रहिए, मेरे साथ चलिए। फिर कहते हैं मानसिंह उनको बंगाल में जो मानसिंह ने जीते युद्ध लड़े थे उनके अंदर उन सांगा जी ने हेल्प की थी। तो इसी खूब सारी स्पिरिचुअल पावर की बातें हैं। और इवन आप राजस्थान में इतने सारे भूमियों के मंदिर देखेंगे, इतने सारे भूमियों के मंदिर देखेंगे, मतलब आप राम कृष्ण इनके टेम्पल है, पर हमारे गांव-गांव में जो बने हुए हैं वो उन स्पिरिचुअल पावर के हैं जो धरती के लिए काम आ गए थे, जो हमारे पूर्वज थे। हमने उनको उस रूप में लिया कि वो बाद में भी हमारी सहायता करते हैं, बाद में भी हमारी रक्षा करते हैं। वाह। और वो तंत्र विद्या के बारे में भी बताइए जो आपने मुझे जस्ट पॉडकास्ट से पहले बताया। मेरा तो ये है कि भाई राजस्थान में हमारे तंत्र पे खूब सारी किताबें लिखी गई जी, है ना, एक्सप्लोर नहीं हुई। नए बात में वो किसी ने पढ़ी से हमारे, मैं बीकानेर का हूँ, हमारे बीकानेर में एक 17वीं सेंचुरी में एक राजा हुए थे अनूप सिंह। तो अनूप सिंह के टाइम में तंत्र पे खूब अच्छी अच्छी किताबें, अनूप विवेक नाम किताब है। कुंभा जो थे, कुंभा के टाइम में तंत्र पर किताबें लिखी गई। जब उस समय तंत्र था तो वो लोग उसका प्रयोग भी करते थे, युद्ध में भी
कैसे किया, क्या किया, वो सब बातें अभी तक हमारे सामने नहीं है। तो वो एक्सप्लोर होगी तब और खूब सारी चीज़ें निकल के आएगी। ऐसे अभी आपने तलवार वाली और बात कही तो मेरे वापस एक चीज़ दिमाग में आती। राजस्थान में हमारे जैसे ये हुआ कि बॉर्डर मूवी देखिए, बॉर्डर में तो क्या, सुनील शेट्टी की शादी हो जाती है और उसके बाद उसको इन्विटेशन आता है भाई युद्ध के लिए जाना है आपको। ऐसा भी तो सकता ना कि शादी के लिए जाने वाली हो और युद्ध के लिए बुला लिया जाए। मैं दूल्हा बनाऊं, अभी मेरे को मैसेज आया युद्ध के लिए जाना, तो भी जाना पड़ेगा। हमारे ऐसा मानते हैं कि लड़की के यदि तेल चढ़ा दिया जाए, लड़की की शादी से पहले एक तेल चढ़ाने की रस्म होती है, तो उसके बाद लड़की कुंवारी नहीं रहनी चाहिए, उसकी शादी होगी। आप फिर ये नहीं कह सकते कि साहब आप दूल्हा नहीं आ पा रहा है उसके बाद शादी होगी, तो फिर दूल्हा जा ही नहीं पा रहा, आप किससे करोगे शादी? तो तलवार भेजते थे, लड़की की शादी तलवार के साथ कर देते। वो तलवार उस योद्धा की प्रतीक है। तो मतलब तलवार जीवंत है, इसका मतलब लाइव है, उसको मनुष्य की आत्मा है उसके अंदर। तो आप उस खांडे के साथ में शादी कर सकती है, लड़की उसके साथ में आ जाती, वो यदि युद्ध लड़के जब आएगा ठीक है, पति पत्नी। बाजीराव मस्तानी में भी चीज़ दिखाई है ना। मैंने कुछ सवाल प्लान करे थे इस एपिसोड के लिए, वो आपने जवाब दे दिए। कुछ सवाल प्लान नहीं करे थे बट मुझे वो सवाल दिख रहे हैं मेरे दिमाग में। 1-2 साल पहले मैं उदयपुर गया था। उदयपुर में बहुत बढ़िया होटल्स बनाए गए हैं। मैं एक होटल में रहा था, उदय विलास। वहाँ उनका जो मेन गार्डन है, वहाँ बीच में कार्तिकेय भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति सजाई गई है वो। और ये मैंने खुद की आंखों से देखा है कि वहाँ जो मोर है उस बगीचे में, उस मूर्ति के आसपास आकर बस ठहर जाता है। ये भी कहा जाता है कि सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी उस मूर्ति पर गिरती है तब मोर उस मूर्ति के सामने आकर माथा टेकता है। अच्छा। तो जब मैंने वो मूर्ति पहली बार ज़िंदगी में देखी, कुछ बदला मेरे में और कार्तिकेय भगवान से बहुत कनेक्शन फील हुई। और उसके बाद जेन्युइनली कार्तिकेय भगवान की एक एंट्री हुई है मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि एक ज़माने में हरियाणा में कार्तिकेय भगवान की बहुत पूजा होती थी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में कहाँ होती है कार्तिकेय भगवान की पूजा, हर किसी को जवाब पता है, तमिलनाडु, साउथ। पर सच तो यह है कि जहाँ जहाँ भारत में योद्धा जन्मे हैं वहाँ कार्तिकेय की पूजा हुई है हिस्ट्री में। स्कंद कार्तिकेय के बारे में पूछना चाहूँगा, राजपूत हिस्ट्री से रिलेटेड। एग्जैक्टली, बड़ी जोरदार चीज़ बोली आपने। एक तो हरियाणा और एक योद्धा शब्द बोला। अभी हम जब टाइमलाइन की बात कर रहे थे, राजस्थान में बहुत पुराने टाइम में एक क्षत्रिय जाति थी योद्धे। योद्धियों की राजधानी थी रोहतक, हरियाणा में रोहतक। वो कार्तिकेय के उपासक थे, वो कार्तिकेय को मानते थे। उनकी मूर्तियां वगैरह उस प्रकार की मिलती है, उनकी जो सील्स वगैरह मिलती है उन पे लिखा हुआ है योद्धा नाम बहुधान्यक। उस समय रोहतक को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। योद्धे कितने बड़े क्षत्रिय रहे होंगे कि रुद्रदामन जो गुजरात का एक बहुत बड़ा राजा होता है, जो गिरनार में अपना अभिलेख लगवाता है, वो लिखवाता है कि क्षत्रियों में जो वीर की उपाधि धारण करने वाले योद्धे थे, जिन्होंने कुषाणों को हरा दिया है, उनको मैंने हराया है। तो वो उनको हरा के भी प्राउड फील कर रहा है उन योद्धियों को। योद्धियों ने कुषाणों को हराया। कुषाण मध्य एशिया से आने वाली एक जाति थी जो पंजाब पर कब्जा कर गए थे। योद्धे हमारे हरियाणा, गंगानगर और हनुमानगढ़, नीचे हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है हमारे रंग महल, वहाँ तक आई हुई एक जाति थी। और ये उस पूरे बेल्ट में योद्धे थे और योद्धियों ने भगवान कार्तिकेय की खूब पूजा की। योद्धा से योद्धे, आपने बोला जहाँ जहाँ योद्धा है तो उस जाति का नाम ही योद्धे था। दो चीज़ें बताई जाती, या तो कि योद्धा से योद्धे बन गया सब। एक ऐसा भी माना जाता है कि नहीं, वो युधिष्ठिर के वंशज थे, युधिष्ठिर के वंशज थे इसलिए योद्धे कहलाए। दोनों हो सकता, कुछ भी हो सकता। वही योद्धे बाद में हमारे कन्वर्ट हुआ नाम और जोइया हुए। जोइया राजपूत रहे उस इलाके में बहुत लंबे टाइम तक। तो वो जो है ना, भारत के इतिहास में डिसकंटिन्यूटी है, वो डिसकंटिन्यूटी कहीं कहीं जुड़ती भी है। यदि हम उसको ढंग से पढ़ें तो वो डिसकंटिन्यूटी जुड़ती योद्धियों के अंदर है कि योद्धियों को बाद में जोइया के नाम से जाना गया। हालांकि बाद में तो जोइया खूब सारे रिलीजन ही चेंज कर गए, मुसलमान हो गए जोइया। पर जोइयों के एविडेंस बहुत बाद तक मिलते हैं। जब तक बीकानेर में राठौड़ों की स्थापना नहीं हो गई थी तब तक जोइया उस क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली थे। तो कार्तिकेय भगवान योद्धियों के हमारे मुख्य देवता थे। राजस्थान हरियाणा दोनों में कार्तिकेय भगवान की पूजा होती थी। योद्धियों के बारे में पुराने रेफरेंस जितने भी उनके अंदर लिखा हुआ है कि वो आयुध जीवी जाति है, मतलब हथियारों से अपना जीविका चलाने वाली जाति है, शस्त्रोप जीवी है, कि वो युद्ध लड़ने वाले लोग हैं। तो जो आपने बात कही कि जो युद्ध लड़ने वाले जहाँ जहाँ थे वहाँ पे भगवान कार्तिकेय रहे।
उसका एक बड़ा एग्जाम्पल युद्ध है। वही आई फील हम 2026 में भारतीय होने के नाते हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह पे कार्तिकेय की पूजा क्यों हो रही है। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को स्टडी करता हूँ। जहाँ जहाँ यूरोपियंस पहुँचे कब्जा करने, वहाँ के जो वॉर डेटीज थे, युद्ध के देवता, युद्ध के देवताओं के मंदिरों को तोड़े गए हैं दुनिया भर, ताकि हिस्ट्री डिसकंटिन्यूअस रहे, ताकि हम ही भूल जाए कि हमारा पास्ट क्या है। ऐसा दोनों द्वारा किया गया, यूरोपियंस द्वारा भी, यूरोपियन से पहले जो टर्क और अरब आए थे उनके द्वारा भी इसी प्रकार की चीजें। यूरोपियंस ने सीखा कहाँ से? वही है, उन्हीं से। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में कहा है कि हर किसी को ना ज़िंदगी में एक बार लंदन जाना चाहिए, एक बार ज़िंदगी में, और लंदन म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री में जाना चाहिए। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज करा था वहाँ से मूर्तियों को चुरा के उस म्यूज़ियम में रखा गया। बहुत अजीब फीलिंग होती है। वहाँ कोई अंग्रेज़ जाते नहीं, मोस्टली दुनिया भर के लोग जाते हैं खुद के कल्चर को समझने के लिए। वहाँ चामुंडा माँ का भी एक बहुत बड़ा विग्रह है और जहाँ नाक तोड़ा गया, ठीक स्फिंक्स की तरह जो इजिप्ट में है, वहाँ भी नाक तोड़ा गया। कहा जाता है कि किसी मूर्ति का नाक जब आप तोड़ते हो तो उस मूर्ति की प्राण शक्ति चली जाती है। अच्छा, ये लॉजिक है, क्योंकि प्राण हम सांसों से अंदर लेते हैं। तो ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। एंड आई एम श्योर कि मंदिर तोड़ने से भी कुछ तो एनर्जी वाइज बदलता होगा किसी क्षेत्र में। यही मंदिर तोड़ने का लॉजिक होता है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। नहीं, मंदिर है ना, जैसे हमारे राजस्थान में भी, पूरे भारत में भी मंदिर दो काम कर रहे थे उस समय हमारे राजस्थान में। मंदिर स्पिरिचुअल प्लेस तो है, वो स्कूल थे। आपने एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर दी पूरी। 700 से लेके 1700 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए थे तो एजुकेशन कोलैप्स ही कर गई, एजुकेशन है ही नहीं। अंग्रेजों ने आके बाद में जो एजुकेशन लगाई वो अपना सिस्टम लागू कर दिया, अपना सिस्टम लागू कर दिया। वो अब तक अपने नहीं समझ में आ रहा कि क्या है क्या नहीं है उसके अंदर। आपको लगता है कि कार्तिकेय की पूजा लौट कर आएगी राजस्थान में? आनी चाहिए। मुझे लगता है अपना पॉडकास्ट सुनने के बाद ही यदि कोई कर ले शुरू तो भी की जानी चाहिए। मंदिर बनाए जाने चाहिए। और वो पुराने देवता थे, इतने सदियों से हमारे पूर्वज जब उनको पूज रहे थे तो कुछ तो पूर्वजों ने सोच की पूजा होगा। इसी बात पे कर लेना चाहिए कि यार बड़गों ने किया था, अब कर लिए। मैं मानता हूँ कि जो लोग अब तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, उनका जेन्युइन इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो ये जानो कि कार्तिकेय को पूजने से बहुत बदलता है ज़िंदगी में। विल पावर बहुत बढ़ता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ता है। दूसरी चीज़, अगर जेन्युइनली कार्तिकेय को समझना, जाओ तमिलनाडु, या अगर तमिलनाडु नहीं जाना तो कर्नाटका जाओ, कुक्के सुब्रमण्य मंदिर जाओ और महसूस करो कि कार्तिकेय की एनर्जी क्या होती है। और ये जानो कि आपके पूर्वज जानते थे कार्तिकेय भगवान को, वो आपके खून में है अभी भी, बस उसे जगाना है, उस तत्व को। आप कुछ कहना चाहोगे? मत कह रहा हूँ ना भाई, हमारे योद्धियों ने हरियाणा राजस्थान पूरे में पूजा की। सतलज का पूरा प्रदेश जोइयावाड़ कहलाता था, योद्धे बाद में जोइये बन गए थे, जोइयावाड़ कहलाता था। तो क्यों नहीं की जानी चाहिए? मेरे को तो खुद ने आपने अच्छा आइडिया दिया, मैं तो इस बार खुद जाके आऊँगा। एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा। बहुत सारे तंत्र के पॉडकास्ट करे हमने, जहाँ ज्योतिष की बातें होती है, पर पूरे देश के ज्योतिष की, कि भारत का भविष्य क्या है। मैं मानता हूँ कि दुनिया भर युद्ध की शुरुआत अब हो रही है। हाँ, जैसे ट्रम्प बावड़ा हुआ है 2-3 साल बाद भारत की एंट्री होगी इस क्षेत्र में, तब कार्तिकेय पूजा की ज़रूरत होगी। और नागरिक होने के नाते, सनातनी होने के नाते ना, ये सब जानना चाहिए कि वॉर डेटीज़ है ही क्यों, भैरव जी कौन है, माँ काली कौन है, कार्तिकेय कौन है, बस इतना। इवन एक क्षत्रियों के देवता रेवत, नाम ही नहीं जानते। बताओ। हमारे पुराने जो रेफरेंस मिलेंगे उनमें रेवत का उल्लेख मिलता है। रेवत को क्षत्रियों का देवता बताया गया। अब बाद में तो रेवत को घोड़े के रूप में पूजा जाने लगा, पर रेवत जो क्षत्रियों के देवता है। कौन से देवता की तरह है वो? कुछ सूर्य भगवान। वाह वाह, ओके। अब इस नज़रिए से राजपूतों को स्टडी करते हो, ये ऑकल्ट हिस्ट्री या देवता से? अभी तक नहीं की मैंने इतनी, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो रहा वो इलाका ये रहा। पर मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा है कि एंशिएंट के बारे में खूब सारी चीज़ें जानी जाए। अपने पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है ज़्यादा। जैसे जैसे मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार पुराने टाइम में कैसे लोग थे क्या नहीं थे। तो पढ़ूंगा मैं, और पढ़ूंगा इस बारे में।
अगली बार आपसे मिलूंगा तब मैं। सॉरी आपको ऐसे ठहरा कर सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ऑकल्ट एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री। ओके, हम ऑलमोस्ट पॉडकास्ट के अंत तक पहुँच चुके हैं। मैं आपसे राजपूत हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहूँगा एक मॉडर्न डे पर्सपेक्टिव से भी। मराठों के वक्त, सिख एम्पायर के वक्त क्या हो रहा था राजस्थान में? अच्छा, मैंने जैसा आपको बताया उस टाइम एक तो कि भाई जब मराठा राइज कर रहे हैं ना, तो मराठा राइज कर रहे हैं शिवाजी के टाइम जी, मतलब औरंगजेब के समकालीन। दिल्ली में औरंगजेब था जब यहाँ पे शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी जब राइज कर रहे हैं। उस समय राजस्थान में मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह, और उधर मारवाड़ के अंदर थे हमारे एक सेनापति दुर्गादास राठौड़। तो उनकी बड़ी गजब लड़ाइयाँ हैं दोनों की। इवन ऐसे खूब सारे रेफरेंस मिलते हैं कि शिवाजी, महाराज छत्रपति शिवाजी जैसे औरंगजेब को एक लेटर लिखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं भाई औरंगजेब ने जजिया कर ले लिया था। नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लिया करते थे जिसको जजिया बोलते थे। तो महाराज छत्रपति शिवाजी ने कहा कि भाई मेरे बड़े भाई साहब है राज सिंह जी, उनसे लेके दिखाओ ये टैक्स। शिवाजी ने भी नहीं दिया था यहाँ पे, और कि उधर राज सिंह से लेके दिखाओ। तो राज सिंह बड़े हुए। राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर गए हो कभी आप? नाथ द्वारा। हाँ। तो श्रीनाथ जी का मंदिर इसलिए बना है कि औरंगजेब मथुरा के मंदिर को तोड़ना चाहता था, इसलिए मथुरा के जो पुजारी जी थे गोविंद दास जी और दामोदर दास जी, वो उस मूर्ति को लेके निकले कि कौन इस मूर्ति को बचा सकता है। तब मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी ने, वो गांव का नाम सिहाड़ है, उस गांव का नाम नाथ द्वारा नहीं है, सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति लगाई, इसलिए उसको श्रीनाथ द्वारा कहते हैं। और उन्होंने तब कहा था उन पुजारी जी को, उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आगे औरंगजेब तोड़ देगा तो कि मेरे 1 लाख सैनिक जब तक अपनी जान नहीं गंवा देंगे तब तक औरंगजेब इस मंदिर को कुछ ही नहीं कर पाएगा, और 1 लाख सैनिक मेरे जाएंगे तो औरंगजेब के 2-2.5 लाख लेके मरेंगे, इसलिए इस मंदिर को मैं कुछ ही नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। औरंगजेब हमारे रूपनगढ़ अजमेर के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ की एक राजकुमारी चारुमती से ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता था। राज सिंह जी को वो राजकुमारी मैसेज करती है कि औरंगजेब मेरे से ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता है। राज सिंह जी उस राजकुमारी से शादी करते हैं, औरंगजेब से युद्ध करते हैं और औरंगजेब की सेना को अजमेर से वापस भगाते हैं। मारवाड़ में अजीत सिंह को औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था, औरंगजेब राजा नहीं बनने दे रहा था, तो राज सिंह जी सपोर्ट देते हैं उधर और औरंगजेब की सेना को खूब सारी युद्धों के अंदर हराते हैं। औरंगजेब बाद में साउथ ही आ गया था, नॉर्थ उसने छोड़ दिया था। उसके बाद महाराज छत्रपति संभाजी से लड़ने के लिए साउथ में आ गया था। तो मराठा एम्पायर के राज के टाइम तो ये सब चल रहा था उधर राजस्थान के अंदर। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाता है। मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करवाने में भी राजस्थान का बड़ा रोल है। औरंगजेब के ठीक बाद में औरंगजेब का बेटा राजा बनता बहादुर शाह प्रथम। राजस्थान की 3 बड़ी स्टेट जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये तीनों अलायंस बनाते हैं। अलायंस बना के बहादुर शाह से 3 लड़ाइयाँ लड़ते हैं। वो बहादुर शाह से एक लड़ाई लड़ते हैं जोधपुर के अंदर, जब अजीत सिंह को वहाँ पे राजा बनाते हैं और मुगलों का वहाँ पर जो कमांडर था जफर खान, उसको वहाँ से निकालते हैं, जफर कुली बेग को। वो एक लड़ाई लड़ते हैं सांभर का युद्ध, लेक सांभर, जो आपने सांभर लेक सुनी हो तो कभी, वहाँ पर जयपुर का राजा सवाई जय सिंह मुगलों को हराता है और सैयद खान जो था उसको हरा के वहाँ से भगाता है। वो एक लड़ाई लड़ते हैं अजमेर के पास में बांदनवाड़ा, बैटल ऑफ बांदनवाड़ा, जिसके अंदर मेवाड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है वो रणबाज खान को हराते हैं। मुगल उसके बाद में भारत में कोई युद्ध नहीं कर पाए। तो मुगलों का जो डिक्लाइन है उसके बाद में, बहादुर शाह के बाद में, उसमें राजस्थान का बड़ा रोल है। सिख एम्पायर बहुत बाद में है। सिख एम्पायर तो 1800 के भी बाद में आता है। तब तक राजस्थान के अंदर लड़ाइयाँ वगैरह सब बंद हो गई थी। तब तक उधर अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेजों के आने के बाद की जो हिस्ट्री है वो राजस्थान में शांति की हिस्ट्री है। उधर कोई लड़ाइयाँ नहीं है उसके बाद। अंग्रेजों से बाद में ट्रीटीज हो गई थी। तो ये बड़ा सा रहा है राजस्थान। पर राजस्थान की हिस्ट्री में ना, आप इस बार कभी और देखोगे, राजस्थान की हिस्ट्री में एक बड़ा जोरदार एलिमेंट रहा है विमन, महिलाएं, है ना। मतलब वो मुख्य पार्ट है। आप बिना महिलाओं की बात की राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं कर सकते कभी, दोनों प्रकार से। आपको राजस्थान में ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी महिला ने अपने आन बान की रक्षा के लिए कि मेरे को टच भी नहीं कर दे दूसरा, जोहर कर लिए। आप पद्मावती में जो देखते हैं रानी पद्मिनी का जोहर, पर पुरुष मुझे टच भी नहीं कर पाए, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, कोई दूसरा टच भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो उनकी वो प्योरनेस, पवित्रता जिसे हम कहते हैं, वो दिखती है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री में उतनी महिलाओं की बहादुरी के किस्से मिलते हैं खूब सारे। हमारे मेवाड़ में महाराणा है राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के टाइम में मराठों का एक हमला है। सिंधिया और होलकर ने बाद में राजस्थान में खूब उजाड़ किया था।
होलकर आ गए थे इंदौर में और सिंधिया आ गए थे ग्वालियर के अंदर, और इन्होंने बाद में राजस्थान में खूब इधर उधर अटैक करने शुरू कर दिए थे। ऐसे किसी एक अटैक में राज सिंह जी को लगता है मेरी सेना कम है। राज सिंह सेकंड, पहले वाला राज सिंह औरंगजेब के टाइम वाला अलग है दूसरा। उन्होंने एक समाचार भेजा अपने सारे कमांडर्स के पास, युद्ध में सभी को हाजिर होना जरूरी है, यदि कोई युद्ध में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। हमारे भीलवाड़ा में एक छोटी सी जगह पड़ती है कोसीथल, वहाँ के जो कमांडर थे उनकी उम्र 5 साल, पिता की डेथ हो गई थी, 5 साल की उम्र का एक बच्चा वहाँ पे फ्यूडल बनाया हुआ है, उसकी मम्मी शासन संभाल रही है। उसकी मम्मी को जाके मैसेज कहा, भाई तुम्हारे बेटे के लिए मैसेज आया है कि युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ेगा वरना ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। उसकी मम्मी ने सोचा 5 साल के बेटे को तो कैसे भेजा जाए। वो महिला खुद युद्ध लड़ने के लिए जाती है, पुरुष वेश धारण करती है, युद्ध लड़ने के लिए जाती है। मेवाड़ युद्ध लड़ता है, युद्ध को जीतता है। शाम को जब घायलों को उठा रहे थे तो उन घायलों में एक महिला मिलती है जिसके तलवार लगी है यहाँ पे, इसलिए उसके खून निकलने से उसके बाल पूरे गीले हो गए। एक अंधेरे में जब हाथ डाला एक सेनापति ने तो उसके बाल हाथ में आए। तो उसने पूछा, ये कौन हो तुम, जासूस हो? वह महिला उस समय जासूस का काम किया करती थी, कोई जासूस के रूप में नहीं भेज दी गई हो। उसने कहा यदि राणा जी को बुलाया जाए तो मैं बात बता दूंगी वरना नहीं बताऊंगी। राणा जी को बुलाया गया, राणा जी ने उसको बुला कहा कि तुम मेरी बहन लगती हो, तुम्हारे 7 खून माफ़ कर दिए जाएंगे, 7 मर्डर करके तो भी सज़ा नहीं दूंगा, बताओ सही कौन हो? उसने कहा मैं कोसीथल के ठाकुर की माँ हूँ। आपने कहा था कि जो नहीं आएगा उनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए। राणा राज सिंह रोने लग गया था। उसने कहा तुम्हारे जैसी महिलाएं जब तक जिंदा है ना, मेवाड़ का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। मांग, तुम मांगेगी वो मिलेगा। उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जब पगड़ी बांधे तो उसमें अलग से कुछ ऐसा लगाया जाए कि लोगों के बीच में दिखे। फिर एक कलंगी दी गई लगाने के लिए कि तुम्हारा बेटा ये पगड़ी में कलंगी लगाएगा ताकि मेवाड़ में अलग से दिखे कि उस बेटे की रक्षा के लिए माँ आ गई थी। वाह, तो महिलाओं के किस्से भरे पड़े हमारे, है ना। हमारे छापोली नाम की जगह पड़ती है एक झुंझुनू में, वहाँ से सुजान सिंह नाम का 20-22 साल का लड़का शादी से लौट रहा होता है और बीच में पता चलता है कि औरंगजेब की सेना खंडेला में मोहन जी का मंदिर तोड़ने के लिए आ रही है। वो घर नहीं जाता, बीच में रुकता है, सेना से लड़ता है, उस मंदिर को तोड़ने से बचाता है। वो जो लड़की जो नवविवाहिता है, न्यूली वेडेड ब्राइड है, जो अभी तक अपने घर भी नहीं पहुंची है, उसका पति बीच में वीरगति को प्राप्त हो, उसके साथ में सती हो जाती है। अच्छा, ये सती वाला एग्जाम्पल भी पूरे भारत में है। मैं अभी लेटेस्ट न्यू ईयर पे कर्नाटक था, कुर्ग सुना आपने? कुर्ग से भारत के 2 बड़े जनरल रहे हैं। भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष के एम करियप्पा सर कुर्ग से थे, और भारत के एक बहुत बड़े लेजेंडरी थल सेनाध्यक्ष हुए हमारे जनरल थिमैया कुर्ग से थे। मैं कुर्ग में वहाँ का फोर्ट देखने के लिए गया, मडकेरी फोर्ट है वहाँ पर। तो वहाँ एक म्यूजियम बना हुआ है। एक्चुअली वो चर्च है जो पहले वीरभद्रेश्वर मंदिर था, जिसको अंग्रेजों ने चर्च में कन्वर्ट कर दिया और अब उसको म्यूजियम बना रखा है। तो हमने म्यूजियम देखा। म्यूजियम से बाहर निकले तो मेरी वाइफ हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखती है, तो उन्होंने मुझे कहा अरे ये इधर साइड में कुछ पड़े हैं, खूब सारे सती स्टोन्स और खूब सारे हीरो स्टोन्स पड़े। सती स्टोन्स, जब सतियाँ होती थी ना तो उनकी याद में स्टोन लगाए जाते। ये महिला इसके साथ सती हुई थी, ये योद्धा यहाँ पर लड़ता हुआ मारा गया था। खूब सारे हीरो स्टोन और खूब सारे सती स्टोन थे। इसका मतलब महिलाओं की वीरताओं के किस्से अक्रॉस द बॉर्डर है। इस प्रकार की खूब सारी चीज़ें हैं। तो राजस्थान की हिस्ट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं के अब पन्ना दहाय कैसे सोच सकता है कि एक महिला, पन्ना दहाय का सुना आपने नाम? मतलब एक राजा है, उसको दूसरा आदमी मारना चाहता है, वो महिला अपने बेटे को उसकी जगह सुला देती है कि राजा को बचाना जरूरी है। तो अपने बेटे का बलिदान दे देती है। चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाते हैं। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। उस दिन यदि वहाँ उदय सिंह का बलिदान हो जाए तो महाराणा प्रताप पैदा नहीं हो पाए। पन्ना दहाय वो प्रातस्मरणीय महिला है। तो राजस्थान इस मामले में बड़ा अलग रहा है। अगर किसी को राजपूतों का इतिहास और करीबी से जानना है तो राजस्थान में कहाँ जाना चाहिए? जाने से तो मेवाड़ ही है इस मामले में, तो रिच सबसे अधिक मेवाड़ है कि मेवाड़ के बारे में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, वो पूरा जो इलाका वो उसी प्रकार का इलाका है। पर इससे अच्छा बुक्स पढ़नी चाहिए, रिकमेंडेशन है ना। जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक बहुत अच्छे हिस्टोरियन हुए। आप देख लो, इतने अच्छे हिस्टोरियन है कि उन्होंने एक बुक लिखी थी प्राचीन लिपिमाला। इसमें स्क्रिप्ट्स की बात की हुई है, भारत में कौन कौन सी स्क्रिप्ट है, और वो भारत के ज़्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर आज भी वही बुक पढ़ाई जाती है। तो GH ओझा राजस्थान पर बहुत अच्छा लिखे गए हैं, GH ओझा को पढ़ा जाना चाहिए। दशरथ शर्मा राजस्थान पर बहुत अच्छा लिखे गए हैं, दशरथ शर्मा को पढ़ा जाना चाहिए। टोड ने लिखा था राजस्थान पर खूब सारा, पर टोड वाले में खूब सारी गलतियाँ हैं, तो टोड वाली जो गलतियाँ उनको दूर करते हैं। एक घनश्याम लाल देवड़ा एक हिस्टोरियन है, उनकी एक बहुत
बहुत अच्छी बुक है, राजस्थान इतिहास के अभिज्ञान रूप, वो देखी जानी चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें हैं। राजस्थान की हिस्ट्री में अभी तक भी खूब सारी चीज़ें हैं जो बाहर आनी बाकी है। हमारे एक फोक डाइटी के रूप में हम पूछते हैं वहाँ पे गोगा जी महाराज। गोगा जी को झारखंड से लेकर राजस्थान तक पूछते हैं। बंगाल पूछता है, यूपी बिहार पूछता है गोगा जी को, पंजाब पूछता है गोगा जी को, हरियाणा पूछता है, राजस्थान पूछता है, केवल फोक डाइटी के रूप में। क्योंकि गोगा जी वो थे जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से लड़ाई कर ली थी, महमूद गजनवी से लड़े थे, पर अभी तक भी उनको उस तरीके से नहीं देखा जा रहा। अभी मोदी जी ने जब कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला गजनवी था, तो गजनवी की सेना जब राजस्थान से गुजर रही है तो एक जो लड़ाई है वो गोगा जी की लड़ाई है, पर गोगा जी को उस तरीके से देखा नहीं जा रहा, हम केवल उनको डेटी के रूप में देख रहे हैं। पर उस समय लोगों ने उनको इसलिए पूजा होगा कि यार ये योद्धा है, वॉरियर है, जिन्होंने अपने लिए युद्ध किया, मंदिरों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए। आप राजस्थान की ज़्यादातर यूँ लड़ाइयाँ देखोगे ना, तो कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए ज़्यादातर लड़ाइयाँ इस प्रकार की मिलेगी आपको। तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए लोगों के सामने कि उन लोगों ने क्या किया था। धन्यवाद कि आज 1% ऑफ राजपूत हिस्ट्री कवर हुई है, करेक्ट? 99% बाकी है। बाकी ये बस राजपूत हिस्ट्री की शुरुआत है पॉडकास्ट की दुनिया में। होपफुली राजपूत हिस्ट्री को और करीबी से जानेंगे। राजीव भैया मज़ा आ गया, बस ये कहना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, वो पॉडकास्ट पे बहुत पहले आ चुके हैं, उनका नाम है लक्षराज जी, उदयपुर के लक्षराज, मेवाड़ राणा जी। बहुत बहुत ही नेक दिल के इंसान है, और उनके साथ मुझे राजपूत हिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। उस डॉक्यूमेंट्री में प्लीज़ आप भी आ जाना। आप जैसा फरमाओगे। हम तीन कहीं तो जाएंगे, ताकि वो जो बाकी का 99% है उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। सिर्फ भारत तक क्यों, पूरी दुनिया को जानना चाहिए। और जो फिल्म आप बनाना चाह रहे हो, मैं तो यूँ कहता हूँ कब बनेगी भगवान जाने, पर मेरी इच्छा है कि कभी बनाऊंगा मैं। हाँ, वो बननी चाहिए। तो होपफुली कोई बॉलीवुड के डायरेक्टर ये एपिसोड देख रहे हैं। आप ना कभी और आपके कोई डायरेक्टर को जान करो तो उनको कहना। हमारे राजस्थान में एक जालोर जगह पड़ती है, जालोर में एक राजकुमार हुआ वीरमदेव सोनगरा। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, उसकी बेटी थी फिरोजा। वो वीरमदेव सोनगरा से प्रेम करती है, वो वीरमदेव सोनगरा से विवाह करना चाहती है। अलाउद्दीन वीरमदेव सोनगरा को कहता है कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले। वीरमदेव सोनगरा मना करता है। अलाउद्दीन सेना भेजता है, 7 बरस तक लड़ते हैं। वो शादी के लिए मना कर देता है। 7 वर्ष बाद वो लड़ता हुआ मारा जाता है। उसकी डेड बॉडी को दिल्ली लाते हैं। फिरोजा अलाउद्दीन की बेटी उसकी डेड बॉडी को लेकर यमुना में कूद जाती है। वीरमदेव फिरोजा वाह, बड़ा गजब हैंडसम राजकुमार था। मतलब वीरमदेव की हमारे वैसी बातें हैं कि वीरमदेव के ना ये बाल नहीं थे, और पहले ये बाल नहीं होना बड़ा बुरा माना जाता था। आप पापा की उम्र के, दादाजी की उम्र के लोगों को देखो कि कान में से भी बाल बाहर आ रहे हैं, चेस्ट पे खूब सारे बाल मिलेंगे। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दिन मजाक में उसको कहा था वीरमदेव को, वीरमदेव जब भगवान ये बाल बांट रहा था तो तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने कहा अलाउद्दीन को वापस कि भगवान जहाँ बुद्धि बांट रहा था ना, विजडम, वहां मैं 2 बार चला गया था, इसलिए मेरे में बुद्धि तो डबल है, बाल नहीं है। तेरे बाल डबल है पर बुद्धि नहीं है तेरे। हाँ। तो वीरमदेव सोनगरा पे बननी चाहिए मूवी, था गजब कैरेक्टर। वाह, आदित्य धार भैया, सुन रहे हो ये पॉडकास्ट? वही बना सकते हैं। हाँ, या तो फिर राजामौली टाइप के कोई बनाए और वैसा ही दिखाया जाए भाई। मैं यूँ कई बार मजाक में कहता हूँ रणवीर भाई कि आप राजस्थान के एक योद्धा को दिखाते हो और फिर उसको गोरा दिखाते हो। पहले तो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान है, वहां की जलवायु से वैसे व्यक्ति काला होगा। फिर दूसरा, जब सारा दिन धूप में रहेगा ना, युद्ध लड़ेगा, तो वो स्किन केयर नहीं होगी। तुम सारे गोरे दिखा देते यार। साउथ इंडिया वालों से ये तो सीखा जाना चाहिए। अल्लू अर्जुन है, पुष्पा में जैसा है वैसा वैसा दिखाया जाए। तो इनका पूरा फोकस ये होता है कि ज्वेलरी कैसी दिखानी है, कपड़े कैसे दिखाने हैं। मुझे 1 साल लगेगा सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में। फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत मज़ा आ गया। जेन्युइनली ये मैं बनावटी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, पर बचपन से इस दिन का इंतज़ार था, बचपन से। तो आज वो
एक बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई है। राजवीर भैया थैंक यू, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जय भवानी। जय भवानी। भाई बिल्कुल शुरू से बात करेंगे जहाँ पे उन्होंने जो है वो सिंधी राजस्थानी जो है वो सारी जो है वो बात की और थर्ड पार्कर की बात की। तो भाई एक चीज़ मैंने देखा है, जो बॉर्डर स्टेट्स होती हैं ना, वहाँ पे बेशक आपका आना जाना हो या ना आना जाना हो, लेकिन एक कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है ना वो दोनों साइड का आपको काफ़ी मिक्स जो है वो नज़र आता है। चलें ये सरहदें तो अब बन गई ना आके, लेकिन एक टाइम तक जो है जो जैसे जो उस टाइम पे सिंध का राजस्थान का जो बॉर्डर होगा वहाँ पे रहने वाले लोग जो होंगे वहाँ पे दोनों साइड का आपको इन्फ्लुएंस नज़र आता होगा। इसी तरह आपको आज के टाइम में भी जो पंजाब और सिंध का जो एक जो हदूद है, जो बॉर्डर एरिया है उसका, वहाँ पर भी जो है आपको कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो दोनों साइड का जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है कि भाई लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो जाता है। वहाँ पे कई चीज़ों के लिए जो है ना डिफरेंट शब्द जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल, मैं टोटली अग्री करूंगी मौज़म की बात से, बट यहाँ पर मैं एनर्जी की बात करना चाहूँगी, जो कि वेपन्स की एनर्जी की बारे में बोला गया। तो ये चीज़ें तो ऑनेस्टली बोलूँ, पॉडकास्ट देख कर, बहुत सारी वीडियोस देख कर मुझे ये चीज़ें समझ आई कि हर जगह की हर चीज़ की एक एनर्जी रहती है। इवन के बीच में जो एक उन्होंने मूर्ति की बात बताई कि जो मूर्ति किसी मंदिर में जब रखी जाती थी, नहीं उसके लिए फिर से वर्ड ये वाला यूज़ नहीं यूज़ करते, हाँ स्थापित की जाती थी। और मतलब अगर मूर्ति का नाक जो है वो तोड़ दिया जाए तो इसका मतलब उससे प्राण वहां से निकल जाते हैं। मुझे बड़ा वाकई में एक लॉजिकल साउंड किया है कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि हम लोग सांस जब लेते हैं अपनी नाक से ही सांस लेते हैं। अच्छा, वैसे जो है ना ये बात सुन के ना मुझे एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आई थी कि जब हम तक्षशिला गए थे, टेक्सला म्यूजियम, हम वहाँ पर गए थे। हाँ, वहाँ पे हम तक्षशिला मिक्स कर दिया। मैं पुराना नाम भी ले रहा हूँ और नया नाम लेके हम जब तक्षशिला गए थे तो वहाँ पे हम टेक्सला म्यूजियम जो है वहाँ पर गए थे। वहाँ पे भी हमने बहुत सारी प्रतिमाएं जो है वो इस तरह देखी थी जिनके वाकई में नाक नहीं थे। और वो तो बहुत छोटी छोटी सी थी ना, बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं, बेशक थी तो वहां पे ना, तो लाजिम बात है कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जो है वो होता होगा। लेकिन मुझे ना ये चीज़ सच में बहुत अजीब लगती है कि ऐसे किसी भी सीक्रेट प्लेस पर आक्रमण करना, मतलब पुराने टाइम में और इवन के अभी के टाइम में भी हम देखते हैं तो मुझे तो ऑनेस्टली चीज़ें रिपीट मोड में ही नजर आती हैं। बस फॉर्म्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, फिर उसके अलावा टाइम बदल गया, चीज़ें वेपन्स बदल गई हैं, फॉर्मेट वही है। लॉर्ड कार्तिकेय की बात करें तो मैंने पहली दफ़ा उनको मलेशिया में देखा था। उनके जब टेंपल में हम लोग गए थे तो वहाँ पर मतलब उस टाइम पर मुझे लगा था, मतलब मैंने पहचाना नहीं था क्योंकि हम लोगों ने उससे पहले कभी उनके बारे में सुना ही नहीं था। हमने वीडियोस बहुत देखी थी बट हमने कभी सुना नहीं था। लेकिन उनका टेंपल बहुत खूबसूरत है वहाँ पर, और वहाँ जाके हम अनुमान लगा रहे थे कि ये जो है कौन सी डेटी जो है वो हो सकते हैं। एग्जैक्टली, हमें पता नहीं था कि वो शिव जी और पार्वती जी के बेटे हैं। तो ये उसके बाद हम लोगों को जो है वो पता चला। और फिर उसके बाद लोकल डेटी की अगर हम लोग बात करें तो कांतारा जैसी मूवीज देखकर वो थोड़ा आइडिया हुआ कि हाँ वाकई में ऐसी चीज़ें होती हैं और उनका इन्फ्लुएंस होता है। इनफैक्ट मैं ये बात करूँगी कि जैसे उन्होंने एक बात की ना ऑकल्ट एस्पेक्ट ऑफ वॉर की, तो उन चीज़ों के बारे में मैं ये बात बोलूँगी, यस मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ें मतलब हमारे बड़ों से भी ये बात सुनी है इन चीज़ों के बारे में कि होता है कि आपको एक एनर्जी होती है जो कि आपको हेल्प करती है। सो मतलब फिर वही बात है कि बातें ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन जब आक्रमण किया जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं जैसे जैसे टाइम गुजार दिया जाता है। क्योंकि एक सर्टन टाइम के साथ साथ मैंने देखा है कि लोगों का माइंडसेट जो है ना वो पुरानी जो उनकी एक आइडेंटिटी होती है उससे उसको दूर कर दिया जाता है। भाई देखें वो जो है ना गुलाम बुलाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये होता है, एक तो इनको इनकी आइडेंटिटी से दूर किया जाए और दूसरा जो है जो इनका जो एक टीचिंग सिस्टम है उसको बदल के अपने मुताबिक, ये नहीं कि अपने मुताबिक जो है वो चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो की जाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। जैसे हमने जो है महिलाओं का जो है बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो सुना है कि भाई रहा है, ठीक है ना, उसमें आपको बहुत सारी यानी कि डिफरेंट मूवीज़ में भी आपने देखा है कि भाई
बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान जो है वो दिया हुआ है, लेकिन क्या है इतिहास के पन्नों में वो इस तरह गायब हो गई हुई है ना कि जो आपके वो क्षेत्र है ना वो वहाँ तक ही लिमिटेड रह गई हुई है, वहाँ से बाहर तब निकलते हैं जब बहुत ज़्यादा उनके बारे में चर्चा जो है वो होती है। अभी जैसे झांसी की रानी की अगर बात की जाए, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो उनका पता है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, बेशक वो इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, ब्रिटिश इरा की बात करें या उससे पहले के ज़मानों की बात करें, बहुत सारी महिलाएं होंगी, लेकिन क्या है कि उनके नाम जो है वो उस तरह सामने नहीं आए। एनीवेज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।